शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में। बच्चों, अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंग का इस्तेमाल न हो, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या लिंग का इस्तेमाल न हो, ऐसा जनन। आइए देखते हैं इसको, क्या डिफिनीशन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। लिखिए, यह वह जनन विधि है जिसमें जनन कोशिकाएं, यह वह जनन विधि है जिसमें या तो जनन अंग बनते ही नहीं हैं, या फिर यदि बनते हैं तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, लिख लीजिए। तो बच्चों, इसका बेसिकली मतलब क्या है, लिख लिया है आपने, यहां तक लिख लिया है आप लोगों ने? इस लाइन से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ध्यान दें, इसमें या तो जनन अंग बनेंगे ही नहीं, और अगर जनन अंग बन रहे हैं तो उस जनन अंग में सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। और एक खास बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक से पूरा दूसरी संतान बन जाएगी, एक जनक से दूसरी संतान बन जाएगी। बच्चों, लैंगिक जनन में सामान्यतया दो जनकों या पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, माता और पिता की आवश्यकता पड़ती है। जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है और उससे नया संतति बनती है। उसमें तो स्पर्म कैसे बना? अर्धसूत्री विभाजन से बना। ओवा किससे बना? अर्धसूत्री विभाजन से बना। और आधा आधा मिलकर के एक पूरा कंप्लीट बना देते हैं। यह तो लैंगिक विभाजन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अलैंगिक की। इसमें क्या, या तो जनन अंग बनेंगे ही नहीं, और अगर जनन अंग बन जाते हैं तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन न होकर के समसूत्री विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि आधा आधा मिलके ना एक बनते थे लैंगिक में, अब यहाँ लैंगिक जनन तो हो नहीं रहा है, तो कंप्लीट बनने के लिए क्या करना होगा? किसी एक पेरेंट में ही यह पूरा कंप्लीट होना चाहिए। लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में कहें तो अलैंगिक जनन में केवल अलैंगिक जनन में जनन अंगों या जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। नहीं होता है। फिर क्या होगा? और नई संतति की उत्पत्ति किसी भी एक जनक से हो जाती है, और नई संतति या संतान, नई संतान आवलिक संतति
की उत्पत्ति किसी एक जनक से होती है। ठीक है, किसी एक जनक से होती है। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो मजेदार चीज यह है बच्चों इसमें कि अगर लिख लिया है ना, आगे चलें। यस सर। अगर और भी लोग यहाँ उपस्थित हो तो वो भी बोलें भाई, आगे चलें। यस सर। सपोज करिए बच्चों, अर्धसूत्री, अगर अर्धसूत्री विभाजन पढ़े हैं ना 11th में? यस सर। यस सर। उपस्थित सभी बच्चे अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है आप लोगों ने? मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चे अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, जहां भी लैंगिक जनन होगा तो मेल से स्पर्म बनेगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे, जैसा कि कुछ लोग शर्मा रहे होंगे बताने में, मैं ध्यान समझ सकता हूं इस बात को, मेल से स्पर्म बनेगा। पहली बात, जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं वह सब 2n है। क्या है? 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है, ठीक है। तो डिप्लॉयड से जब स्पर्म बनता है तो वो n बन जाता है, हैप्लॉयड बन जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए बना रहे हैं बेटा, ये हैप्लॉयड बन जाता है। अब अगर फीमेल है उससे बनेगा ओवा, तो फीमेल भी कैसी होगी? डिप्लॉयड 2n। मेल 2n है तो फीमेल भी 2n होगा। ओवा क्या बनेगा? n। ठीक है, ये भी क्या है? हैप्लॉयड है। क्या कह रही बेटा? क्यों ओवा की जगह पे ओवम लिखना चाहती हैं? नहीं, ओवा की जगह पे ओवम मत लिखिए, ओवा ही लिखिए। ठीक है, कब ओवम लिखना है मैं बताऊंगा आपको। होता दोनों एक ही चीज है, लेकिन कब ओवम लिखना है मैं आगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। ये शायद चौथे चैप्टर का मामला है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ओवा लिखें जो हम लिखवा रहे हैं। ठीक, स्पर्म और ये ओवा, ये आपस में मिलेंगे और ये जाइगोट बना देंगे, जो कि क्या होगा? 2n होगा। और फिर से एक नया, अगर एडल्ट बनेगा, एक नया इंसान बनेगा, तो वो क्या होगा? 2n हो जाएगा। क्या है? 2n हो जाएगा, जैसा कि उसके माता पिता थे 2n। ठीक है, हम लोग 2n है तो हाफ स्पर्म निकला, हाफ ओवम मिलेगा, जाइगोट बनेगा, और उससे एडल्ट भी जो बनेगा वो 2n बनेगा। होना यही चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? ऑल लैंगिक जनन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होना है, एक ही पेरेंट से नया संतान बनना है। तो क्या होगा? या तो जनन अंग बनेंगे ही नहीं, और अगर जनन अंग बन गए तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो बच्चों यह सिर्फ आधा रहा, आधा हो गया, तो आधा से 2n तो बन नहीं सकता। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि हम यहाँ पर डिप्लॉयड से समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा ही बनाएंगे। माइटोसिस के द्वारा सीधे नया ऑर्गेनिज्म ही बना देंगे, सीधे नया ऑर्गेनिज्म ही बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ऑल लैंगिक जनन में सब क्लियर है? जिसको बोलने में समस्या हो रही है वो लिख सकता है स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन हमारे सामने ही है, शर्माना नहीं है, पूछना है चीजों को। सब समझ रहे हैं ना? आगे चलें। चल,
तो बच्चों अब एक और बात, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब भी अर्धसूत्री विभाजन बनेगा तो नए नए क्रोमोसोम के वेरिएशंस बनेंगे, नए नए क्रोमोसोम के वेरिएशन बनेंगे और उससे नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, नए नए गुण जीवों में डेवलप होंगे। क्या मतलब है बच्चों? क्या आप लोग अपने मम्मी या पापा से एग्जैक्टली सेम हैं? बिल्कुल मम्मी पापा और आप में कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा है क्या? नो सर जी, कुछ वेरिएशन है ना, कुछ वेरिएशन है। ये वेरिएशन कैसे आए? ये वेरिएशन आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन में नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसीलिए हम लोग अपने माता पिता से थोड़े अलग हो जाते हैं, अपने भाइयों से थोड़े अलग हो जाते हैं, और ये अनगिनत टाइप के बन सकते हैं, इसीलिए अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो अर्धसूत्री विभाजन हो नहीं रहा। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं रहा है, अब वह क्या करेगा? वह एग्जैक्टली पेरेंट के सेम बनेगा, एकदम फोटोकॉपी, जिसे हम लोग क्लोन बोलते हैं, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगा अपने पेरेंट का। तो लिख लीजिए, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव अपने जनक का, अपने जनक से हर प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है, अपने जनक से हर प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है। माने जनक को खड़ा कर दिया जाए और जो संतति उसको खड़ा कर दे, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, सभी गुण उसमें भी मिलेंगे, वही गुण उसमें भी मिलेंगे, कोई फर्क नहीं है। आप ये मान के चलो कि 2 आधार कार्ड बनाने जाएगा तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सही भी रहेगा सब कुछ। ठीक, अपने जनक से हर प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपने जनक से हर प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है। लिख लिया बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? हर प्रकार समानता प्रदर्शित किया, तो इसके हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है ये? या यह पूछा जाए आप लोगों से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं, बता सकते हैं आप लोग? लिख लेते हैं, अलैंगिक जनन से लाभ। एक मिनट, हर प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है, यहां तक लिख लिया है ना? तो इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति को क्लोन बोला जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति को क्लोन बोला जाता है। लिख लेना इसी में बेटा, अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति को क्लोन बोला जाता है। द्वारा उत्पन्न या प्राप्त क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन कहा जाता है। अब मान लो एक पेरेंट से कई क्लोन बना दिए गए, 1 2 3 4, तो सबके सब तो क्लोन है, लेकिन प्रत्येक क्लोन को फिर रैमेट बोला जाता है, रैमेट बोला जाता है। ठीक है, रैनेट। जैसे आगे लिख लो, एक ही जनद या जनक
से प्राप्त प्रत्येक क्लोन को रैनेट बोला जाता है। रैनेट कहा जाता है। ठीक है, रैनेट कहा जाता है। समझ पा रहे हो किसे? मान लो मैं एक जीव हूं, दो मेरे क्लोन बनाए गए, तो इन दोनों क्लोन को आपस में रैनेट बोला जाएगा। ये रैनेट 1, रैनेट 2। ठीक है, यही कहा जा रहा है इसे। अब आप हेडिंग डालिए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला जो अलैंगिक जनन है वह विखंडन के द्वारा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर अगर कुछ टुकड़ों में कट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव की तरह बिहेव करने लगे, प्रत्येक टुकड़ा एक पूरा और कंप्लीट जीव बना दे। जैसे मैं यहाँ आधा कट जाऊं तो जो पोर्शन ऊपर वाला है नीचे वाला पोर्शन बना देगा, जो नीचे वाला पोर्शन है धड़ का हिस्सा वो सिर का हिस्सा बना देगा। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं विखंडन। विखंडन विखंडन इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये किसमें किसमें देखने को मिलता है बच्चों? अमीबा के केस में देखने को मिलता है। यहां देखिए, अगर ये अमीबा को हम यहां से काट दें, ऐसे काट दें, तो कुछ समय के बाद से आप लोग देखेंगे कि ये हिस्सा ऐसे था, ऐसे हो गया, और ये हिस्सा ऐसे अपना एक दो नए अमीबा बन गए। ठीक है, इसको कहते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। इसका उदाहरण है अमीबा। इसका उदाहरण है अमीबा। ऐसा ही उदाहरण आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में देखो बच्चों कैसे होता है। पैरामीशियम देखा है बच्चों? कहाँ देख लिया भाई? अच्छा, बुक में डायग्राम देखा है, मुझे लगा कि आप लोग सचमुच में देख लिए। ऐसे ही देखा है क्या? कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है। ये है पैरामीशियम। बच्चों जब इसमें विभाजन होने को रहता है तो इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला देखो क्या होता है। बीच वाला हिस्सा मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। बीच वाला इसमें थोड़ा सा ऐसे उभार उठ जाता है। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें ऐसे यहीं से उभार उठना शुरू हो जाता है। और क्या होता है?
उसको दूसरे रंग से दिखा दिया है, बाकी सबको सेम कलर से ब्लैक से दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, एक इसमें बन जाएगा और ये छोटा वाला इसमें आ जाएगा। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। आगे देखिएगा क्या होगा, आगे ये बना लीजिए, या मत बनाइए, आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। मैं यहां पे बना दे रहा हूं इसको। फिर ये वाला हिस्सा बच्चों यहां से ऐसे 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 कटना शुरू हो जाएगा। मैं सीधे काट के ही दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और धीरे धीरे ये आगे जाकर के ये पूरा कट जाएगा, दो अलग अलग पैरामीशियम बन जाएंगे। इसको फिशन या फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं। ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है? समझ में आ रहा है कि चुप हो गए आप सब? कुछ समझ में आया? क्या कह रहे हो बच्चों? सर बनाना है इसके लिए वीडियोस? हाँ बना लो बेटा, बना लो, ये कभी कभी जरूरी हो जाता है। समझ में आया है फिशन किसे कहते हैं, विखंडन किसे कहते हैं? श्रद्धा, शालिनी, राखी, प्रिया, मधुर, लाली, कृष्ण, और कौन है? बस इतने ही बालक हैं यहाँ पे, बालक बालिका पढ़ रहे हैं। किसी का नाम छूट तो नहीं रहा? समीक्षा, सुहानी, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया है? चलो इसका दूसरा उदाहरण नोट कर लीजिएगा। अमीबा के बाद पैरामीशियम। पैरामीशियम ये क्या है? पैरामीशियम है ना? ये किस, ठीक है, इस फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फिशन टाइप का है वह यूग्लिना में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, अमीबा में रिपोर्टेड है, और पैरामीशियम में। दो लिख लिया हूं, दो और लिख लो। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और यूग्लिना, यूग्लिना। ठीक है, मिटा दे बच्चा, हो गया है सबका? अब है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। मुकुलन, मुकुलन, अंग्रेजी में लिखेंगे बडिंग, BUDDING, बडिंग। एक कली के जैसा निकल जाए शरीर के अंदर से। यस एग्जैक्टली, मैं वही बनाने जा रहा हूं। हाइड्रा में होता है, वेरी गुड। हाइड्रा कुछ ऐसे होता है बच्चों, कुछ समय के बाद से जब इसका जनन पीरियड चालू होता है तो यहां से एक ऐसे बड की तरह निकलता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बड बड़ा हो जाता है और यहां से कट के अलग होकर के दो हाइड्रा हो गए।
इसका उदाहरण है हाइड्रा। बडिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब आएगा, अगला है प्लाज्मोटोमी के द्वारा। प्लाज्मोटोमी के द्वारा मिटा रहे हैं बच्चों, मिटा देना। यस सर। जब पूछा करें कि मिटा दें, हटा दें, तो रिस्पांस आना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आप लोग लिख चुके हैं? दिखाई तो मुझे दे नहीं रहे हैं आप लोग। बाकी लोगों की माइक बंद है क्या? भाई प्लाज्मोटोमी या प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे प्लाज्मोटोमी ही बोलते हैं बच्चा। यस सर। होता क्या है बच्चा, देखिए, एक कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। दूसरे रंग से बना दें। ये एक कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहां भरा हुआ है प्लाज्मा में, मेम्ब्रेन के नीचे भरा हुआ है प्लाज्मा या जीव द्रव्य भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है? क्या है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। यस सर। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म, ठीक। होता क्या है, जब विभाजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना रहता है बच्चों, तो यह जीव द्रव्य, सबसे पहले जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। पहले न्यूक्लियस नहीं बढ़ता, जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। या ये कह दे कि जीव द्रव्य दो जीव अपने आप बना लेता है, और जब जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है तो न्यूक्लियस भी मजबूरी में डिवाइड हो जाता है कि चलो भाई अलग हो ही चुके हो, तो मैं भी टूट जाता हूं दो भागों में। सबसे पहले जीव द्रव्य ही विभाजित हो जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य विभाजित हो गया। तो अब मजबूरी में क्या था? मजबूरी में कौन विभाजित हो जाता है? न्यूक्लियस। यहां लिख लीजिएगा प्लाज्मोटोमी में कि सबसे पहले प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो जीव का निर्माण कर लेता है। देखिए, दो जीव का निर्माण तो साइटोप्लाज्म पहले कर ही लिया है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है तो न्यूक्लियस के जाने की, न्यूक्लियस को दो भागों में बंटने की, जो होकर दो जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बाद में केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। बाद में केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। बाद में केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, देख लिया आपने। ऐसा ओपेलाइना के केस में देखने को मिलता है, ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा। इसका उदाहरण है ओपेलाइना
और दूसरा है पॉलीमिक्सा। ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा के केस में देखने को मिलता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इस फिगर को बस मिटा देंगे ताकि जगह खाली हो जाए। आप लोग तो पेज पलट लेंगे, हम बोर्ड तो पलट नहीं सकते। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा। गेम्यूल के द्वारा, गेम्यूल के द्वारा, इसको बोलते हैं GEMMULE, गेम्यूल, GEMMULE, नोट करिए। कुछ नहीं होता है बच्चों, ऐसा होता है कि जब कोई हार्श विपरीत परिस्थिति आती है तो वह जीव जो है एक प्रकार की कोशिका बनाता है, कोशिकाओं का समूह बना लेता है। सपोज करिए एक प्रकार का शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। या स्पॉन्जिला, या स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्जिला की ये कुछ, ये स्पॉन्जिला सूखा पड़ गया, मान लीजिए सूखा पड़ गया बहुत ज्यादा। स्पॉन्जिला उपस्थित था, सूखा पड़ गया, तो अब स्पॉन्जिला चूंकि वाटर में रहता है तो जब पानी सूखने लगेगा तो क्या होगा? स्पॉन्जिला मर जाएगा, स्पॉन्जिला मर जाएगा। अगले सीजन में वह फिर उत्पन्न हो जाए, इसके लिए क्या करता है? वह अपने साइटोप्लाज्म और कुछ कोशिकाओं को, पूरे शरीर में से कुछ कोशिकाओं को इकट्ठा कर लेता है और उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? धूप गर्मी से इसको रक्षा हो जाती है इन कोशिकाओं की। इसका पूरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन ये कोशिकाएं बची रह जाएंगी, यह कोशिकाओं का समूह बचा रह जाएगा। और फिर जब नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन आएगी तो ये फिर से जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा और फिर से नया स्पॉन्जिला बना देगा, फिर से नया स्पॉन्जिला बना देगा। फिर से सुन लो, विपरीत परिस्थिति जब आती है तो स्पॉन्जिला नामक जीव, एक प्रकार का शैवाल है, जब पानी में रहता है सूखने लगता है। जब वो सूख रहा होता है बच्चों तो वो कुछ कोशिकाओं के समूह को इकट्ठा कर लेता है अपने शरीर में और उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, जिससे कि वो सूखे नहीं। कवर डालने से क्या होता है? सूखेगा नहीं। कंबल ओढ़ने से हम गर्म रहते हैं ना, उसी तरह से जब कवरिंग आ जाएगी तो वह भी सूखेगा नहीं, तो मरेगा नहीं। पूरा शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन वह कोशिकाओं का समूह बचा रह जाता है। इसी कोशिकाओं के समूह को गेम्यूल बोलते हैं। ये गेम्यूल जब फिर से बारिश का सीजन आएगा, पानी आएगा, तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा और स्पॉन्जिला बना देगा। ठीक, समझ में आई बात? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? फिर से बता दें। आ गया? सभी को आ गया? चल, लिख लिया था उदाहरण इसका, स्पॉन्जिला। इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला। ठीक है, गेम्यूल हो गया। 1 2 3 4 ये हो गया। अब एक आएगा पुनरुद्भवन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। कभी छिपकली को आप लोगों ने दौड़ाया है डंडा से? बाकी बच्चों ने छिपकली को नहीं दौड़ाया? ओहो, अच्छा ठीक है।
जिन्होंने दौड़ाया है, क्या उन्होंने उतना दौड़ाया है कि छिपकली अपनी पूंछ काट के गिरा दे? Yes, sir. बहुत दौड़ाया तब तो। देखा है कभी आप लोगों ने, जब आप लोग छिपकली को दौड़ाते हैं तो क्या होता है, छिपकली अपनी पूंछ को काट के गिरा देती है, वो तड़पने लगती है, पूंछ हिलने लगती है। आप लोग जब तक पूंछ पे फोकस करते हैं तब तक छिपकली छुप जाती है, छिपकली छुप जाती है। देखा है, ऐसा महसूस किया है बच्चों? Yes, sir. हाँ, और कुछ समय के बाद से उस छिपकली की पूंछ फिर से धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, फिर से धीरे धीरे जनरेट कर जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन। इसमें किसी सेक्सुअल पार्ट का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि वो पूंछ का हिस्सा है। क्या हुआ, उसने अपनी पूंछ काट दी, हम लोग चिंता में करे कट के क्या गिर गया, और जब तक वहां देखते हैं तब तक वो भागी, प्राण छुड़ा के, प्राण बचा के भागती है बेचारी। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन। जब किसी कोई हिस्सा कट करके अलग हो जाए, जब कोई हिस्सा कट करके अलग हो जाए तथा कुछ समय के बाद पुनः शरीर में वह विकसित हो जाए, इसको कहते हैं पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन। समझ में आ गई है बात? ठीक है। अब एक छठवां होगा बीजाणुओं के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छठवां है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणु द्वारा, स्पोर। ठीक है। कभी कभी जीवों में एक प्रकार का स्पेशल स्पोर पाया जाता है, अपने साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेते हैं जीव, अपने साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेते हैं और उन साइटोप्लाज्म के ऊपर धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है और फिर ये जीव फट जाता है, ये जीव फट जाता है, यहां से ये सब के सब बाहर निकल जाते हैं, सब के सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। हुआ क्या, जीव ने अपने साइटोप्लाज्म को पहले अपने न्यूक्लियस को विभाजित किया, फिर उसके आसपास के, यहां से देखो, जीव का न्यूक्लियस पहले सिंगल था, फिर उसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को कई बार बांट दिया। ठीक है। और उसके आसपास का जो भी साइटोप्लाज्म था उसके आगे किनारे किनारे घेर लिया इसको। जब घेर लिया तो अगली परिस्थिति में ये फटेगा और ये नए वाले सारे स्पोर्स निकल जाएंगे, स्पोर निकल जाएंगे। ये स्पोर फिर से नया जीव बना लेंगे, ये इसको फिर से नया जीव बना लेंगे। इसी को कहते हैं बीजाणुओं द्वारा एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। ठीक, फिर से बोल दें एक बार ताकि वीडियो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा, इस प्रकार के लैंगिक जनन में कोशिकाएं या जीव अपने न्यूक्लियस को विभाजित करता है तथा न्यूक्लियस के आसपास के जितने भी जीव द्रव्य हैं आपस उसको घेर लेते हैं और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। तो शरीर के अंदर से जैसे प्रेग्नेंट लेडी में होता है ना, बच्चा पेट में या बच्चा गर्भ में, उसी तरह से इसके अंदर आ गया और उसके बाद ये, लेकिन वहां पे तो डिलीवरी होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है और इसमें से स्पोर बाहर निकल जाते हैं और प्रत्येक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, प्रत्येक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। बना लीजिएगा इसको। इस प्रकार अलैंगिक जनन समाप्त होता है, लेकिन अलैंगिक जनन के लाभ हमें पढ़ना है, लाभ हमें पढ़ना है। हेडिंग डाले अलैंगिक जनन के लाभ। अच्छा बच्चों, इतना पढ़ लिया अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से क्या फायदा है? कोई कुछ बता सकता है अलैंगिक जनन से क्या फायदा हो रहा है? मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि क्या बोलना है यह नहीं समझ में आया है आप लोगों को।
यहाँ पर क्या बोलना चाहिए यह नहीं समझ में आया, मैं सही कह रहा हूँ क्या? Yes, sir. अलैंगिक जनन से लाभ में क्या बोला जाए आप लोगों को पता नहीं है, हालांकि यह पता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। मधुर हैं क्या आप क्लास में? मधुर यादव, यस सर। मधुर यह बताइए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? यस, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, क्यों? बताइए। अच्छा, ओके, ये अच्छा है ना कि जब आपसे कुछ पूछा जाए तब आप बताएंगे कि सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दोबारा समझा दिए। कॉपी देख करके बोलिए। कॉपी देखिए और बोलिए। ऐसे ही करेंगे एग्जाम में आप लोग, लैपटॉप नहीं मिल पाएगा फिर भाई। एक मिनट जरा मधुर को प्रयास कर लेने दीजिए। सभी लोग तैयार रहिए, आज सबसे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर होंगे। दिस इज रेडिकुलस, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। ओके, अच्छा, तो कवर हुई है। कल वाली वर्दी जनन तो हो गया होगा फिर? वर्दी जनन की परिभाषा बताएं। विद्यार्थियों में आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप कहीं नहीं जा सकते, आप जो है बताएं, ठीक है? वर्दी जनन बताइए मधुर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर आप लोगों को कभी याद भी नहीं होगा। यस सर, बता रहे हैं। हाँ हाँ, किताब से नहीं। शरीर का हाँ, कई भाग अंग उसके शरीर से अलग हो जाता है तथा अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इस जनन प्रक्रिया को वर्दी जनन कहते हैं। वेरी गुड। कितने प्रकार की होती है बेटा? यह जनन प्रक्रिया सामान्यतः पौधों में दिखाई देती है। वेरी गुड, बस 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 इतना ही जानना था। और नेक्स्ट कौन पूछ रहा था? मुझे लगता है लाली, लाली पटेल। Yes, sir. बेटा अलैंगिक जनन की परिभाषा बताएं। वह जन्म जिसमें या तो जनन बनती ही नहीं या फिर यदि बनते हैं तो संस्कृति विभाजन होता है। तो दूसरे शब्दों में बोलो बोलो। अलैंगिक जनन में केवल जनन कोश का विभाजन नहीं होता और नई संतान की उत्पत्ति किसी एक जनन से होती है। गुड। चलिए, कौन और वो बताना चाहता था? सर एक बात में ये बोल सकते हैं कि बड़ जनन जिसमें एक ही जनन को और जनन होता है तो अच्छा, बस बस बहुत बढ़िया, यही तो मैं खोज रहा था। बेटा वर्धी जनन में क्या दो जनक पाए जाते हैं, एक जनक होता है? वर्धी जनन में कितने जनक, दो या एक? एक ही होता है। तो फिर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो अलग कैसे हुआ? बिना उपयोग नहीं होता, तो वर्धी में भी नहीं होता लैंगिक जनन, लैंगिक अंगों का उपयोग। फिर फंस गए। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था। देखो, लैंगिक जनन को छोड़ करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। वर्धी जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है,
जो सामान्यतः पौधों में ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वर्धी जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो सामान्यतः पौधों में ही होता है। सबको समझ में आई बात? इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, दोनों में ही, लिंग का तो इस्तेमाल दोनों में ही नहीं है, वृद्धि में भी नहीं हो और अलैंगिक में भी नहीं है। ठीक, खास बात यह दोनों में ही एक ही जनक होते हैं। तो फिर ये पढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि काट के और मिट्टी में दबा देने से नया पौधा निकल जाता है। ऐसी अवस्था आपको एसेक्सुअल में नहीं देखने को मिली है। फ्रेगमेंटेशन या फिशन तो दिखा है, लेकिन मिट्टी में दबने से तो नहीं बना ना, ग्राफ्टिंग से नहीं बना सकते हैं हम लोग। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता था, उसमें नहीं हो रहा था। आपको बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है लेकिन वीडियो लैग कर रही है। यस सर। अच्छा, अभी ठीक है? चलिए अब आते हैं। अब उम्मीद करता हूं नहीं लैग करेगी। ठीक है, लैग तो नहीं कर रही अभी? नहीं, अब नहीं, अब नहीं कर रही। ठीक है बेटा, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वर्धी जनन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि वह पौधों में होता है और हिस्सा बॉडी का पार्ट काट के मिट्टी में दबाने से या जोड़ने से नया प्लांट बनता है, इसलिए हम उसे अलग से पढ़ रहे थे। लेकिन कोई विशेष अंतर कहेंगे कि अलैंगिक जनन या वर्धी जनन में अंतर नजर आ रहा है, तो नजर नहीं आता। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पहला। दूसरा, वर्धी जनन में बॉडी पार्ट काट के अटैच कर दिया जाता है दूसरे पर, संभव है, मिट्टी में दबाने से भी नई जड़ें निकल जाती हैं, पौधों में पाया जाता है, ये अंतर है। ठीक, लेकिन वर्धी जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। आइए लाभ पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन के लाभ। हेडिंग है अलैंगिक जनन के लाभ। पहला लाभ बेटा, एक ही जनक से उत्पन्न होता है। ध्यान दो बच्चों, क्या लाभ होगा? पहला लाभ तो ये है बेटा कि अगर अलैंगिक जनन हुआ है तो उसमें समसूत्री विभाजन हुआ है, तो एग्जैक्ट क्लोन बना है, सारे गुण, पेरेंट के सारे गुण उस बच्चे में है या संतति में है। आप लोग कभी ध्यान दियो बच्चा, आपके गांव में या कोई ऐसा पेड़ है जिसके फल जो है बड़े मीठे आते हैं? ऐसा कोई आम का पेड़ है जिसके फल बहुत ही मीठे आते हैं? ठीक है, जब हम उसका बीज लगाते हैं तो फल, उससे जो पेड़ बनता है उसमें उतने मीठे फल नहीं आते हैं। ध्यान दिया है आप लोगों ने? कभी लेकिन जब हम उसी आम की दबा करके मिट्टी में उससे जड़ें निकाल करके नया पौधा बना लेते हैं, तो वही पेड़ का रेप्लिका तैयार हो गया, उसी पेड़ की रेप्लिका तैयार हो गई। जितना मीठा ये आम देता था उतना ही मीठा वो भी आम देगा, क्योंकि गुण तो बदले ही नहीं है। गुण कब चेंज हो जाएंगे? जब लैंगिक जनन होगा। गुण कब चेंज होंगे? एक बार ध्यान देना, गुण कब चेंज होते हैं, घटेंगे या बढ़ेंगे गुणों में, तब होगा जब लैंगिक जनन होगा। जहां लैंगिक जनन हुआ ही नहीं है, चाहे वो वर्धी जनन हो या अलैंगिक जनन हो, दोनों में ही गुण परिवर्तन नहीं होते हैं। दोनों में ही जो संतति बनती है उसे क्लोन कहते हैं। ठीक, वर्धी जनन और अलैंगिक जनन दोनों में ही जो संतानें उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहेंगे? क्लोन। तो यहां लिख लो कि उत्पन्न संतानें क्लोन होती हैं जिससे उनमें उनके जनक के ही समान गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं।
दूसरा क्या बेनिफिट है, इसमें केवल एक ही जनद से संतान उत्पन्न की जा सकती है। एक ही जनद से संतानोत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उम्मीद करते हैं कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आपका इसी बीच में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसी में इवोल्यूशन का भी टेस्ट हो जाएगा और इस चैप्टर का भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लो। नहीं पूछना, चलो